और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। जी हां, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होने जा रही है आज और स्पीकर सतीश महाना ने बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। तो 11 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। सतीश महाना 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक करेंगे। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की ये बैठक होने जा रही है। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होने जा रही है आज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्पीकर सतीश महाना ने बैठक बुलाई है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको। बजट से पहले विधानमंडल दल की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा सत्र से पहले सपा ने बड़ी बैठक बुलाई है। तो सपा के दफ्तर में 1:30 बजे ये बड़ी बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने पर मंथन किया जाएगा। बजट से पहले विधानमंडल दल की ये बड़ी बैठक बुला ली गई है। विधानसभा सत्र से पहले सपा ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। सपा के दफ्तर में 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे बड़ी बैठक होगी। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की तैयारियां जो है वो यहां पर की जा रही हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, बजट से पहले जो मंत्रणा है उसका दौर शुरू हो गया है। इस बीच सबसे पहली जो जानकारी है कि सपा की बड़ी बैठक आज होने जा रही है दोपहर 1:30 बजे। देखिए, आज कई बैठकों का दौर जारी रहेगा। सबसे पहले अभी थोड़ी देर बाद करीब 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सतीश महाना विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सभी दलों के जो नेता हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात करें, वो इस बैठक में शामिल होंगे और एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि किस तरीके से बजट हो। हालांकि इस बार थोड़ा बजट आज 20 फरवरी से शुरू होगा और 10 मार्च तक, यानी 18 दिन का पूरा बजट होगा। बजट का कार्यकाल चलेगा, तो एक लंबा बजट है। निश्चित रूप से सभी विपक्ष या फिर पक्ष अपनी बात उसमें रख सकेंगे, जनता की बात उसमें रखी जा सकती है। उसके बाद आज 1:30 बजे समाजवादी पार्टी की एक बड़ी बैठक अखिलेश यादव ने बुलाई है, जिसमें सभी विधायक उसमें शामिल होंगे कि किस तरीके से बजट में क्या मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि इसके बजट में इस मुद्दों के साथ साथ जनता की क्या आवश्यकताएं हैं, विपक्ष किस तरीके से हंगामा करने वाला है, या फिर क्या कानपुर देहात का मुद्दा रहेगा, या रामचरितमानस का मुद्दा इसमें उठाया जाएगा, या ओबीसी की जनगणना को लेकर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, क्या इसमें मुद्दा रहेगा। इन सब चीजों को लेकर विपक्ष एक बड़ी बैठक करेगा, क्योंकि सरकार को घेरने की कोशिश करेगा कि विधानसभा सत्र में किस तरीके से। दूसरी तरफ क्योंकि ये जो बजट सत्र है, निश्चित रूप से जिस तरीके से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की पूरी तैयारी है, और जब 20 तारीख को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा, 21 तारीख को जो विधायक या विधान परिषद के सदस्य जिनकी निधन हो गया है, वो निधन प्रस्तुति करने के बाद कंडोलेंस हो जाएगा। 22 तारीख को बजट पटल पर रखा जाएगा, लेकिन उसके पहले हमेशा की तरह कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में जो भारी भरकम बजट होगा वो कैबिनेट में पास किया जाएगा। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, दोनों डिप्टी सीएम, उस बजट को लेकर विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा में वो बजट रखा जाएगा। तो पूरी रूपरेखा तैयार हो रही है। विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है कि सरकार को कैसे घेरा जाए, किन मुद्दों पर घेरा जाए। उत्तर प्रदेश में तमाम जो मुद्दे हैं, हालांकि जो अमूमन किसान, बिजली, पानी, नौकरी, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे रहते हैं, लेकिन इस बार बजट सत्र में कुछ तमाम और मुद्दे, कानपुर देहात में जिस तरीके से माँ बेटी जल के वहां पर जल गई, उसके बाद एक हंगामा मचा रहा, शायद ये मुद्दा जरूर विधानसभा में उछलेगा। दूसरा जो रामचरितमानस का एक ओबीसी लोग को लेकर लगातार आपने देखा किस तरीके से वाद विवाद अभी भी चल रहा है, वो भी मुझे लगता है आज विधानसभा सत्र में इस बात को उठाया जाएगा, उस पर बहस की जाएगी, क्योंकि इस बार जो बजट है 18 दिन का है, 20 तारीख से शुरू होगा और 10 मार्च तक ये चलेगा। तो पूरी जो बजट की रूपरेखा है, पूरे विधानसभा सत्र की रूपरेखा है, वो लमसम तैयार हो चुकी है और अब जो तैयारी है वो औपचारिक
औपचारिक मात्र है कि आज जब विधानसभा सत्र के पहले जो सर्वदलीय बैठक होती है वो बुलाई जाएगी। इसमें सर्वदलीय सभी अपनी जो नेता हैं अपनी सहमति जताएंगे। उसके बाद फिर जो सभी विधायक अलग अलग हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी के हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, वो विधानमंडल दल की 5:30 बजे बैठक आज होने वाली है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बैठक को लेंगे और बैठक के दौरान बजट में किस तरीके से भाजपा विधायकों को अपनी बात रखनी है। अगर विपक्ष को हंगामा करना है तो सत्ता पक्ष के विधायक क्या कुछ करेंगे वहां पर, तो ये सब पूरी रूपरेखा, क्योंकि अगर विपक्ष हमलावर होगा तो सत्ता पक्ष से भी विधायक किस तरीके से उनको प्रतिक्रिया करनी है, किन बातों को रखना है और क्या क्या बातें बजट सत्र में रहेंगी, इन सब चीजों को लेकर जहां विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है तो सत्ता पक्ष यानी संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी अपने विधायकों को तैयार करेंगे और पूरी रूपरेखा बनाएंगे। तो आज से अभी थोड़ी देर बाद ये बैठकों का दौर जारी हो जाएगा और शाम को एक और विधानसभा में बैठक होगी जो सुरक्षा को लेकर के बैठक होती है हर विधानसभा सत्र से पहले। इसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे समेत तमाम आला अफसर इसमें मौजूद रहेंगे। हालांकि बाहर की जो सुरक्षा है एटीएस हमेशा विधानसभा सत्र की करती है, अतिरिक्त फोर्स लगाया जाता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ताकि कानून व्यवस्था अपने खराब ना होने पावे। विपक्ष हालांकि हमलावर होता है, प्रदर्शन का दौर रहता है, अपनी बातों को लेकर विधानसभा सत्र से लेकर सड़क पर तक हंगामा होता है। बाहर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा बनी है, वो वहां पर हर बार हंगामा देखने को मिलता है। तो इस बार का जो बजट सत्र होगा थोड़ा सा अलग ढंग से होगा, तैयारी के साथ हो रहा है, जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर हो रहे हैं। लेकिन ये बजट के बाद आप समझिए कि सरकार जो है वो नगर निकाय चुनाव में जा रही है, उसके बाद 2024 का चुनाव है। तो इस बार का जो बजट होगा मुझे लगता कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्गों को साधने की कोशिश करेगी, हर वर्गों को समाहित करने की कोशिश करेगी और वो जो अभी तक की जो सरकार की योजनाएं हैं या फिर 2022 में जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था उसकी रूपरेखा मुझे लगता है इस बजट में देखने को मिलेगी। कई नई योजनाएं होंगी, वो जनता के बीच में लेकर सरकार जाएगी, क्योंकि इस बजट सत्र के सहारे उत्तर प्रदेश में 2024 में 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। तो निश्चित रूप से आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से बजट सत्र इस बार होने वाला है। बिल्कुल बजट सत्र होने वाला है और हंगामेदार ये सत्र यहाँ पर हो सकता है ऐसी, क्योंकि संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं अनूप। और कुल मिलाकर आज सर्वदलीय बैठक भी यहाँ पर होनी है, उसके बाद सपा की भी बैठक यहाँ पर जाहिर तौर पर होनी है। मुख्य एजेंडे क्या कुछ रहेंगे जिनको लेकर यहाँ पर सरकार को घेरने की तैयारी है वो भी आपने यहाँ पर बताया, लेकिन सरकार की तैयारियां इसको लेकर क्या है और जो बजट पेश होगा वो प्रदेश की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बजट आप सही कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई प्रदेशों की निगाहें टिकी होती हैं। सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ का बजट भी उतना ही बड़ा होता है। पिछली बार की जो बजट की अपेक्षा इस बार का बजट भारी भरकम होने वाला है। पिछले बजट का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार, लेकिन ये जरूर देखने वाली बात होगी क्योंकि किस वर्गों को सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी। क्या नई जो योजनाएं होंगी वो क्या होंगी या पुरानी जो योजनाएं होंगी उनके लिए कितना उस पर फंड उपलब्ध कराया जाएगा। और सबसे जो चुनौतीपूर्वक रहा है पिछली कोरोना काल में देखा जाए, स्वास्थ्य विभाग को लेकर हर बार बजट बढ़ के आता है। इस बार बजट में कितना स्वास्थ्य विभाग को मिलेगा, जो राशन जो अभी तक जिस तरीके से जो गरीबों को लेकर के, हालांकि सरकार का बहुत फायदेमंद एक योजना रही है, तमाम उसका लाभ भी 2022 में मिला है, उसको लेकर कितना गरीबों के साथ पहुंचेगा या फिर तमाम जो जनता से जुड़ी है, गांव से जुड़ी है, उन चीजों को, परियोजनाओं को उठाया जाएगा मुझे लगता। और सरकार बिल्कुल अनुप लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ विधायक नंद किशोर गुर्जर जी इस बीच जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। जी थैंक यू नंद किशोर गुर्जर जी, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत और प्रदेश का बजट जो है वो होने जा रहा है, तो किस तरीके से हम समझे कि प्रदेश की जो जनता है उसकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरता दिखेगा ये प्रदेश का बजट? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में जिस तरह से पूरे कैबिनेट ने और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के लगातार जनता के बीच में काम किया, उसके बाद जो पिछली बार का बजट था, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिसिंग को
पूरी तरह हाईटेक करने के लिए बजट को खर्च किया गया। और जो आवारा पशुओं की समस्या थी उसके लिए भी गौशालाओं का यहाँ तक निर्देश दिया गया कि हर गांव में गौशाला बननी चाहिए। पहली बार गायों का संरक्षण होना चाहिए जिसको लेकर के बवाल होता था। उत्तर प्रदेश में इन सब बातों के बाद आज मेडिकल कॉलेज के मामले हों या एजुकेशन के क्षेत्र में जहाँ दूर दराज तक कहीं डिग्री कॉलेज नहीं थे, बेटियों के लिए इंटरमीडिएट स्कूल नहीं थे, वहाँ कॉलेज और स्कूल बने, सड़कें बनी हैं। तो ये बजट अपने आप में ऐतिहासिक होगा आने वाले टाइम में। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा और ये पूरी तरह दिवालिया हो चुकी है पार्टी, तो इन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया है। तो ऐसी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं शोर शराबा करेंगे और बजट को बताएंगे खराब। ये बजट है जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर के जो तैयार किया है, ये ऐतिहासिक होगा और पूरे उत्तर प्रदेश की दिशा दशा बदलने वाला होगा। जिस तरह से G20 की मेजबानी हम कर रहे हैं और जो समिट हुई है उसका असर भी इस पर दिखाई देगा। जी बिल्कुल। नंद किशोर जी हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप भी लगातार बने हुए हैं। अनूप, आपका सवाल आप पूछना चाहेंगे? गुर्जर साहब, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे क्योंकि अभी आपने देखा कानपुर देहात में किस तरीके से माँ बेटी जल के राख हो चुकी हैं बुलडोजर को लेकर के। इसका जवाब मुझे लगता है आपसे विपक्ष मांगेगा विधानसभा में। और कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे थे, आप पिछले योगी वन सरकार में कानून व्यवस्था से थोड़ा पीड़ित भी रहे हैं, तो ये सब जवाबों को लेकर सरकार अपना पक्ष कैसे देगी और जो विपक्ष हंगामा करेगा उस पर किस तरीके से आपकी जो सरकार जवाब देना चाहेगी, बताएंगे जरा सा। देखिए, जो शिकायत करने वाला है वो सबको मालूम है समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और जो अधिकारी समाजवादी पार्टी की मानसिकता के थे, जो मैंने पहले भी पत्र लिखा था कि पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं दंगा और जातीय हिंसा कराना चाहते हैं, उसमें मौर्य जी का रूप सामने आया। अब यही जो प्रकरण हुआ है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि इसमें ये वही साजिश का एक हिस्सा है। अधिकारी जिस तरह से जो JCB के द्वारा उन्हें उल्टा निकालने के बजाय जो कार्रवाई की गई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई है, जेल में। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा पूरा षड्यंत्र रचा गया, ये भी सामने आ जाएगा जांच के बाद। छुट्टा जानवरों की आप बात कर रहे थे। छुट्टा जानवर पिछली योगी वन सरकार में तमाम किसान परेशान थे, आवाज भी उठाई और आपने वादे भी किए थे कि 2022 में सरकार बनेगी तो इसकी कुछ व्यवस्था की जाएगी। कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है विधायक जी। देखिए, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ अगर गाजियाबाद जनपद की अब मैं बात करूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा, तो मेरे यहाँ गायों की बहुत बड़ी समस्या थी, छोटे जानवरों की। अब बाहर बिल्कुल एक नहीं है, 4 नई गौशालाएं मेरी विधानसभा में और बनी है बड़ी, जहाँ रखने की व्यवस्था अभी भी हजारों गायों की या जो आवारा पशु है उनकी है। तो पूरे प्रदेश को ये स्पष्ट कर दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि गाँव को हर गाँव में गौशाला बने, हर गांव में जो है बच्चों के खेलने के लिए खेल के मैदान बने खेलो इंडिया के तहत। तो ये तमाम चीजें आगे बढ़ रही हैं। ये आपसे पहले गाय जो कटती थी लाखों डेली, वो बची है और उनके आशीर्वाद से सरकार मजबूती की तरफ बढ़ी है। और मैंने बहुत बड़ी बात कही, आपने गौर नहीं की, ये जो घटना हुई है कानपुर की, समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा जो इनकी जो मानसिकता है, तो षड्यंत्र के तहत उनको अंदर घुसा करके आग लगाने का काम किया गया है। ये अधिकारियों का जो जिस तरह से किया गया उन पर तो कार्रवाई हुई है। इसमें समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर जांच के बाद सामने आएगा इनका चेहरा। बिल्कुल बिल्कुल, जांच के बाद सब कुछ सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अनूप आपका इस तमाम चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, गोरखपुर से आ रही बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। तो बड़ी जानकारी गोरखपुर से, सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और दूर दूर से शिकायत लेकर लोग पहुंच रहे हैं। सीएम योगी ने अफसरों को समाधान के निर्देश यहां पर दिए हैं।
बड़ी खबर सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर तो दूर दूर से शिकायत लेकर लोग पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री के समक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर आए हुए हैं। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। सीएम योगी ने जनता दरबार में, जो सीएम योगी की जनता दरबार में दूर दूर से फरियादी यहां पर अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, शिवाजी की जयंती समारोह में होंगे शामिल, इस वक्त की बड़ी खबर। दीवाने आम आगरा फोर्ट में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, शिवाजी की जयंती समारोह में होंगे शामिल। तो बड़ी अपडेट आपको यहां पर देते चल रहे हैं। राव साहब दानवे भी मौजूद रहेंगे, शिवाजी की जयंती समारोह में वो शामिल होंगे। बड़ी खबर, दीवाने आम आगरा फोर्ट में कार्यक्रम का यह आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, शिवाजी की जयंती समारोह में वो शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दीवाने आम आगरा फोर्ट में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दीवाने आम आगरा फोर्ट में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। बड़ी और अपडेट, अहम जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। शिवाजी की जयंती समारोह में शामिल होंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, उधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर जनता से सार्वजनिक माफी मांगी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लाठीचार्ज की घटना के लिए युवाओं से माफी मांगते हैं। यदि युवाओं से थोड़ी गलती हुई थी तो उसे अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बयान के बाद से ही राज्य की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां बीजेपी इस बयान के बाद से बैकफुट पर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस त्रिवेंद्र को अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर की गई लाठीचार्ज की याद दिला रही है। नवीन शुक्ला देहरादून से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिए गए बयान को लेकर अब सियासत हाई हो गई है प्रदेश में। जी अंजलि, निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को लेकर उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से हलचल जरूर शुरू हो गई है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री के बयान से कहीं ना कहीं सरकार भी असहज महसूस कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ है वह कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए था, और वह पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते माफी मांगने की बात उन्होंने कही है कि वह युवाओं को और युवाओं के परिवार से माफी मांग रहे हैं कि जो ये लाठीचार्ज हुआ है या नहीं होना चाहिए था। इसके साथ ही मैं पहले की बात भी बताना चाहूंगा, जिस समय देवस्थानम बोर्ड की बात चल रही थी उस समय भी त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा बयान दिया गया था। इसको लेकर कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों ने भी तो विरोध जाहिर किया था, और आज फिर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को लेकर अब सियासी जो हलचल है वह कहीं ना कहीं तेज हो गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो यह लाठीचार्ज हुआ है वह नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी सरकार को असहज करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को लगातार सरकार को घेरने का मौका भी मिलता जा रहा है। बिल्कुल नवीन, हालांकि इस दौरान क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये याद दिलाया जा रहा है कि आप बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर तो बात कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन आपके कार्यकाल के दौरान जो महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ था उसका क्या, उसके लिए कौन माफी मांगेगा? यानी कि कुल मिलाकर अब पार्टी बैकफुट पर आ गई है, दूसरा विपक्ष हावी होने की कोशिश में है। जी निश्चित तौर पर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार पक्ष पे हावी होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस समय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे उस समय गैरसैंण में जो महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ था उसके लिए भी अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि लगातार मातृशक्ति पर वह लाठीचार्ज हुआ था। आज पूर्व मुख्यमंत्री
युवाओं से माफी मांगने की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब अपने कार्यकाल में उन्होंने महिलाओं पर लाठीचार्ज करवाया था तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं से भी माफी मांगने की बात कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि लगातार ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में होती रह रही हैं और आज के समय में जब युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ तो पूर्व मुख्यमंत्री को याद आया कि किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया और वह उनके परिवारों से भी माफी मांगते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार को घेरने में लगी हुई है और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से कहीं ना कहीं सरकार भी जरूर बैकफुट पे आ रही है। बिल्कुल नवीन, हालांकि अभी तक क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, कोई बयान इस बीच सामने आया है पक्ष विपक्ष की तरफ से? जी निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार घेरने का प्रयास कर रहा है। हालांकि अगर बड़े नेताओं की बात की जाए तो अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है कि जिससे लेकर जो सफाई दी जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को एक बैठे बिठाए जरूर मुद्दा जरूर मिल चुका है कि जिस तरीके से युवाओं से माफी मांगते हुए नजर आए तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि अपने शासनकाल में त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब लाठीचार्ज महिलाओं पे हुआ था तो उस समय उन्होंने लाठीचार्ज करवाया था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि उन महिलाओं से भी माफी मांगनी चाहिए, भले ही वह युवाओं से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मैं भी एक पूर्व मुख्यमंत्री हूं और मैं भी सत्ता में रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे भी माफी मांगनी चाहिए। तो इस तरीकों को इन सब बातों को लेकर जहां विपक्ष पूरी तरीके से घेरने में सरकार को घेरने में लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से जो सरकार है वो असहज महसूस जरूर कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। एक शब्द माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने उस टाइम ना राज्यवासियों से माफी मांगी थी, ना हमारी मातृशक्ति से जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए अथक प्रयास किया उनसे माफी मांगी। आज क्योंकि धामी जी मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से जो अंदर की उनकी खींचतान है आज याद आ रहा है त्रिवेंद्र रावत जी को कि हमें माफी मांगनी चाहिए और राज्य के युवाओं के साथ गलत हुआ है। तो मेरा मानना है कि त्रिवेंद्र रावत जी के लिए को उस समय जो गैरसैंण में जो उन्होंने उस टाइम लाठीचार्ज कराया था हमारी मातृशक्ति पे, उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो ये बेरोजगारी बढ़ी है आप देख लीजिए जो 2017 से पहले की बेरोजगारी दर है और जो 2017 के बाद 22 तक बढ़ी वो ज्यादातर त्रिवेंद्र रावत जी के कार्यकाल में बढ़ी। चलिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। एक छोटा सा ब्रेक।